नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी के आदिवासी कार्ड से परेशान बीजेपी की, दिग्विजय सिंह के बयान से घिरे आरएसएस और पीएम मोदी की। जानेंगे कैसे गुजरात हाईकोर्ट के निशाने पर आई बीजेपी सरकार, ईडी के निशाने पर क्यों आए 100 से ज्यादा सांसद और विधायक। बात करेंगे बंगाल में हुए बड़े फर्जीवाड़े की, G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी के संबोधन की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी दुनिया की बढ़ती आबादी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीके शिव कुमार का केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, शक्तिशाली नेताओं को दबाने के लिए आईटी और ईडी का इस्तेमाल कर रही है मोदी सरकार। एलजेपी के चुनाव चिन्ह पर जल्द फैसला करेगा चुनाव आयोग, 29 नवंबर को करेगा सुनवाई। चिराग पासवान और पशुपति पारस को भेजा नोटिस। उद्धव ठाकरे की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला, कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए निर्देश, धनुष बाण किसे देना है जल्द सुनाए फैसला। गुजरात में 1362 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन पत्र। चुनाव के पहले चरण के लिए आज था नामांकन का अंतिम दिन, 1 दिसंबर को होगा मतदान। जबरदस्त उछाल के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 249 अंकों की उछाल के साथ 61,873 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 74 अंकों की तेजी के साथ 18,403 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने कांग्रेस को बीजेपी से मुकाबले के लिए तैयार कर दिया है। अब जल्द ही गुजरात में भी राहुल गांधी बीजेपी को घेरने वाले हैं। आज अपनी भारत जोड़ो यात्रा के 69वें दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर राहुल ने महाराष्ट्र में आदिवासी समुदाय को संबोधित किया। अपनी इस सभा से राहुल ने आदिवासियों को साफ संदेश भेज दिया है कि बीजेपी पर भरोसा नहीं करना। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है। पूरा देश अपने वीर सपूत को याद कर रहा है। इस समय गुजरात विधानसभा का चुनाव चल रहा है, जहां आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। गुजरात की कुल आबादी में आदिवासियों का हिस्सा 14% के करीब है। ऐसे में बीजेपी संघ ने भी बिरसा मुंडा के सहारे आदिवासियों को अपने पाले में करने की कोशिश की, लेकिन उनकी इस कोशिश पर राहुल गांधी ने पानी फेर दिया। राहुल गांधी ने हिंगोली में बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी, उनकी मूर्ति पर पुष्प चढ़ाए। इसके बाद बीजेपी और संघ की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि बिरसा मुंडा जिस अधिकार के लिए लड़े, आज मोदी सरकार वो आदिवासी समाज से छीन रही है। राहुल गांधी ने कहा, बिरसा मुंडा 24 साल की उम्र में शहीद हो गए। उन्होंने सिर नहीं झुकाया, वो लड़े, आदिवासियों के अधिकार के लिए लड़े। अंग्रेजों से उन्होंने माफी नहीं मांगी। दूसरी तरफ सावरकर थे, जिन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी, अंग्रेजों से पेंशन लेते थे, अंग्रेजों की नौकरी करते थे। लेकिन बीजेपी कहती है कि आप लोग आदिवासी नहीं हो, बनवासी हो। आप लोग गाँव में नहीं रह सकते, शहर में नहीं रह सकते, स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ सकते और हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकते। आप लोग जंगल में रह सकते हैं। राहुल ने कहा कि 3000 साल पहले पूरा हिंदुस्तान जंगल था। 50 साल पहले भी देखते तो ज्यादातर हिस्सा जंगल ही था। आज जंगल कम होते जा रहे हैं। 30-40 साल बाद जंगल दिखेंगे ही नहीं। बीजेपी का कहना है कि बनवासी का हक जंगल में रहना है, और जब जंगल ही नहीं बचेंगे तो उनका कोई हक भी नहीं बचेगा। राहुल ने कहा, आदिवासियों को बीजेपी हक नहीं देगी, कांग्रेस ही उनका हक दिलाएगी। उन्होंने कहा, बीजेपी कहती है कि जमीन आपकी नहीं है, होगी भी नहीं, आप जंगल के हो। हम कहते हैं कि आप ही यहाँ के असली मालिक हो, जमीन आपकी है, आपसे ये देश लिया गया है, बदले में आपको कुछ देना होगा। आपको शिक्षा, स्वास्थ्य मिलना चाहिए, देश के धन का हिस्सा आपको मिलना चाहिए। राहुल के बयान से साफ है कि कांग्रेस सरकार में आदिवासियों को उनके अधिकार दिए जाएंगे, जो अधिकार इस समय नहीं मिल रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी 21-22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए भी जा सकते हैं, जहां आदिवासियों के गढ़ में उनकी रैलियां हो सकती हैं, जिससे बीजेपी अभी से ही चिंतित दिखाई दे रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा में आदिवासियों के मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और मोदी सरकार की पोल खोल रहे हैं। पोल तो दिग्विजय सिंह ने भी आज आरएसएस और पीएम मोदी की खोल दी है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में बिजी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए बड़ी बात कह दी। उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी को नसीहत दी है। तो क्या कह गए दिग्विजय सिंह, देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी दिग्विजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जो बीजेपी को परेशान कर सकता है, या कहें कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी की पोल खोली है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा इन दिनों आलोचना के लिए खासकर राहुल गांधी को इसलिए चुन रही है क्योंकि उनकी भारत जोड़ो यात्रा के 1 महीने के भीतर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत मदरसा और मस्जिद जाने लगे हैं। थोड़े ही दिनों में मोदी भी टोपी पहनने लगेंगे।
इंदौर में यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के बीच दिग्विजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब और अन्य देशों में तो टोपी पहनते हैं, लेकिन वो भारत लौटने के बाद सिर पर टोपी नहीं लगाते। 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का 2 महीने के भीतर काफी असर हुआ है। इसलिए संघ के एक बड़े नेता को कहना पड़ा कि देश के गरीब लोग और गरीब और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आप देखिएगा, जब ये यात्रा अपने आखिरी मुकाम श्रीनगर पहुंचेगी तब क्या होता है। दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भलाई के नाम पर केवल दिखावटी आयोजनों पर भरोसा करती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की सक्रियता पर भी दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि वो बरसों से बोलते आ रहे हैं कि ये पार्टियां संघ की कांग्रेस मुक्त भारत परिकल्पना का हिस्सा हैं और भाजपा की बी टीम है। उन्होंने दावा किया कि दोनों पार्टियां आप और AIMI सिर्फ दूसरे दलों के वोट काटने के लिए चुनाव लड़ती है ताकि बीजेपी को मदद मिल सके। दिग्विजय सिंह के तेवरों से साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा तो गुजरात हाईकोर्ट ने भी कर दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने आज मोरबी पुल हादसे पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बीजेपी सरकार और मोरबी नगर पालिका को लेकर कई सवाल खड़े किए, तो वहीं कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को फटकार लगाते हुए कल फिर कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है। 30 अक्टूबर को गुजरात में हुए मोरबी पुल हादसे में 137 लोगों की जान चली गई थी। इस हादसे को लेकर गुजरात हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए गुजरात सरकार सहित तमाम सरकारी विभागों से जवाब मांगा था। आज मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य की बीजेपी सरकार और मोरबी नगर पालिका को जमकर फटकार लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने आज सुनवाई के दौरान कहा, नोटिस जारी होने के बावजूद मोरबी सिविल बॉडी की तरफ से कोई भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। वो ज्यादा होशियार बन रहे हैं, पहले जवाब देने कल हाजिर हों। मोरबी हादसे पर सुनवाई की अगली तारीख 24 नवंबर है, लेकिन मोरबी नगर पालिका को कल यानी 16 नवंबर कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने गुजरात सरकार को एक रिपोर्ट फाइल करने को कहा था, जिसमें सरकार को ये बताना था कि उन्होंने हादसे के बाद से अब तक क्या क्या कदम उठाए हैं। वहीं राज्य मानवाधिकार आयोग से भी रिपोर्ट मांगी थी। बेंच ने राज्य सरकार से ये भी पूछा, क्या वे उन लोगों को अनुकंपा नौकरी दे सकती है जिनके परिवार का इकलौता कमाने वाला हादसे में मारा गया। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अरविंद कुमार ने पूछा कि मोरबी सिविल बॉडी और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट महज 1.5 पन्ने का है। पुल के रिनोवेशन के लिए कोई टेंडर नहीं दिया गया था, फिर बिना टेंडर ठेका क्यों दिया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कॉन्ट्रैक्ट की पहले दिन से लेकर आज तक की सभी फाइलें सील बंद लिफाफे में जमा करने का आदेश दिया है। साथ ही ये भी पूछा है कि गुजरात नगर पालिका अधिनियम की धारा 263 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। सरकार ने मोरबी नगर समिति के CEO SV जाला के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ की गैर मौजूदगी के कारण मामले की सुनवाई सोमवार को नहीं हो सकी थी, जिस वजह से आज कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की। अब इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस बार मोरबी हादसा गुजरात चुनाव में बड़ा मुद्दा बना है और मोरबी हादसे पर बीजेपी राज्य में बैकफुट पर है। गुजरात चुनाव में मोरबी को लेकर पहले ही बीजेपी मुश्किल में है। ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट की तल्खी भी इन चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। और अब बात कर लेते हैं एक बड़े खुलासे की। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने अपना हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में यह बात सामने आई है कि ईडी के निशाने पर 100 से ज्यादा विधायक और सांसद है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी की तरफ से दाखिल इस रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि 51 सांसदों और 71 विधायकों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले दर्ज हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सीबीआई और ईडी को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली के आबकारी घोटाले की जांच से जुड़े मीडिया में जारी किए बयानों और विज्ञप्तियों को पेश करे। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में पेश एक ऐसी रिपोर्ट में बताया गया है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ कुल 121 केस लंबित हैं। इनमें से 51 सांसद हैं, जिनमें 14 मौजूदा और 37 पूर्व संसद सदस्य हैं, जबकि 5 का निधन हो चुका है। इसके साथ ही सीबीआई के सामने 112 विधानसभा सदस्यों के खिलाफ केस हैं। इनमें 34 मौजूदा और 78 पूर्व विधायक हैं, जबकि 9 का निधन हो चुका है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 सांसदों के खिलाफ सीबीआई जांच लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों जांच एजेंसियों की रिपोर्ट को वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने दायर किया है। हंसरिया को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में न्याय मित्र नियुक्त किया है। दरअसल कोर्ट में बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है, जिसमें सांसदों विधायकों के खिलाफ मामलों में तेजी से सुनवाई की मांग की है। हंसारिया ने अपनी रिपोर्ट में सांसदों के खिलाफ मामले की सुनवाई में अत्यधिक देरी का उल्लेख किया है। कई तो 5 साल से ज्यादा समय से लंबित है।
विपक्षी नेता पहले ही ईडी, आईटी और सीबीआई पर सवाल उठाते रहते हैं। अब इस हलफनामे के बाद एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसियां सवालों के घेरे में आ गई हैं। सवालों में तो पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार भी है। ममता दीदी की सरकार को एक और फर्जीवाड़े का सामना करना पड़ सकता है। इस फर्जीवाड़े में सीएम ममता बनर्जी भी सवालों के घेरे में है। तो क्या है ये पूरा मामला, देखते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजे सामने आ गए हैं। हैरानी की बात यह है कि 2014 में जिस टेस्ट परीक्षा का ऐलान हुआ उसकी लिस्ट अब जारी की गई है, लेकिन उससे ज्यादा हैरानी नतीजों को देखकर हो रही है। जिन लोगों ने परीक्षा नहीं दी उनके नाम मेरिट लिस्ट में आ गए। 1832 पन्नों की लिस्ट में 1,25,000 उम्मीदवारों के नाम, उनकी कैटेगरी और स्कोर भी दिया गया है। टेट मेरिट लिस्ट को लेकर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि कई अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी गई थी और इस लिस्ट ने बंगाल सरकार के सभी दावों की पोल खोल दी है। टीईटी 2014 पास करने वालों में ममता बनर्जी, अमित शाह, शुवेंदु अधिकारी सहित कई प्रमुख राजनेताओं के नाम शामिल थे। इस लिस्ट में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और बोर्ड के अध्यक्ष गौतम पॉल का भी नाम शामिल है। सूची सार्वजनिक होने के बाद विवाद बढ़ा तो इस पर जांच के आदेश दे दिए गए। जो लिस्ट सामने आई है उसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को 92 अंक मिले हैं तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 93 अंक दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने टॉप किया है, उन्हें पूरे 100 अंक मिले हैं। ममता की भतीजे अभिषेक को 96, सुजन चक्रवर्ती को 99 और दिलीप घोष को 84 नंबर मिले हैं। जो लिस्ट सामने आई है उसमें बीच बीच में कई नाम गायब हैं। दरअसल वकीलों के एक समूह ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के सामने ये मुद्दा उठाया। इन वकीलों ने कोर्ट से अपील की कि पता लगाएं कि जिन बड़े नेताओं के नाम इस लिस्ट में हैं वो परीक्षा देने वाले कैंडिडेट हैं या नहीं। बंगाल सरकार ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच के बाद ही सामने आएगा कि गलती कहां हुई है। पश्चिम बंगाल में टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के नतीजों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। साथ ही इन नतीजों ने बंगाल की शिक्षा व्यवस्था को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। दूसरी तरफ आज G20 शिखर सम्मेलन को लेकर देश भर की नजरें पीएम मोदी पर टिकी थी, क्योंकि ये महज एक सम्मेलन नहीं है बल्कि द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने का मंच है, जहां दिग्गज नेता आपस में मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी के साथ ही उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया और देश के विकास के बारे में विस्तार से बात की। इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। दुनिया की सुपर पावर से लेकर आर्थिक तौर पर मजबूत देश कई मुद्दों पर मंथन कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की। इस दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों से रिश्ता रहा हो, जहां सैकड़ों पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन जहां के लोगों ने अपनी परंपरा को जीवित रखा, वहां के लोग उस धरती पर आकर एक अलग ही आनंद मिलता है। पीएम मोदी ने कहा कि कई पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन आपने कभी भी अपनी परंपरा को ओझल नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हम लोग अक्सर बातचीत में कहते हैं इट इज अ स्मॉल वर्ल्ड। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लेकर ये बात तो बिल्कुल सटीक बैठती है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा और जीवित रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत छोटा सोचता ही नहीं, आज भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। आज भारत बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। भारत का टैलेंट, भारत की तकनीक, भारत का इनोवेशन और भारत की इंडस्ट्री ने आज दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। 2014 के पहले और 2014 के बाद भारत में स्पीड और स्केल का बहुत बड़ा फर्क आया है। आज भारत अभूतपूर्व स्पीड से काम कर रहा है और अप्रत्याशित स्केल पर काम कर रहा है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने भारत की तारीफ करने के साथ साथ इंडोनेशिया के साथ रिश्तों को भी बताया। अब अन्य देशों के राष्ट्र अध्यक्षों के साथ मुलाकात करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि वो भारत के लिए क्या सौगात लेकर आते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात दुनिया भर में नया रिकॉर्ड बनाती जनसंख्या की। आज दुनिया की आबादी 8 अरब यानी 800 करोड़ के पार पहुंच गई है। अनुमान है कि 2023 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। दुनिया की जनसंख्या 2030 में करीब 8.5 अरब और 2050 में 9.7 अरब तक बढ़ सकती है। 2080 के दशक में जनसंख्या लगभग 10.4 अरब के शिखर पर होगी और 2100 तक वहीं रहने का अनुमान है। क्या दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा भारत?
क्या भारत की आबादी चीन से ज्यादा होगी? क्या भारत में खत्म संसाधन? ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि आज दुनिया भर में इंसानों की संख्या 800 करोड़ हो गई है। इंसानों की आबादी को 700 से 800 करोड़ तक पहुंचने में महज 11 साल का वक्त लगा है। 2011 में हमारी आबादी 700 करोड़ पहुंच गई थी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1950 के बाद दुनिया की आबादी बढ़ने की दर लगातार कम होती रही है। 2020 में ये दर कम होकर 1% से भी नीचे आ गई थी। हालांकि इसके बावजूद आबादी बढ़ रही है। ऐसा अनुमान है कि 2030 तक आबादी बढ़कर 850 करोड़ के करीब पहुंच जाएगी, जबकि 2050 तक आबादी 970 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2080 के दशक में धरती पर इंसानों की आबादी 1000 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। ये बढ़ती संख्या भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रही है, क्योंकि भारत की आबादी में तो कई दशकों तक आबादी घटने का अनुमान ही नहीं है। अनुमान है कि 2023 में भारत चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अभी चीन की आबादी 142 करोड़ तो भारत की आबादी 141 करोड़ से ज्यादा है। 2050 तक चीन की आबादी घटकर 131 करोड़ तो भारत की आबादी बढ़कर 166 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर दिन 67,385 बच्चों का जन्म होता है। हर साल करीब 2 करोड़ 50 लाख बच्चे पैदा होते हैं, यानी दुनिया में जन्म लेने वाला हर 5वां बच्चा भारतीय होता है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत में तेजी से आबादी बढ़ती जा रही है, जो भविष्य के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। अब देखना होगा कि इसे रोकने के लिए मोदी सरकार क्या कदम उठाती है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।